हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 9 द कॉमेट 1 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्ता दास होबनोबिंग विद दिव्या? यानी कि इंद्रानी देवी को दत्ता दा की दिव्या के साथ मुलाकातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी। यानी इंद्रानी देवी को ये अच्छा क्यों नहीं लगता था कि दत्ता दा दिव्या से बार बार मिले। तो इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो दिव्या थी ये दत्ता दा का टेलीस्कोप था। दत्ता दा ने अपने टेलीस्कोप को नाम दिया था दिव्या चक्षु, और जो इंद्रानी देवी थी उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि दत्ता दा बार बार अपने इस टेलीस्कोप के पास पहुंच जाते थे छत पर और आसमान को निहारते रहते थे। तो हमें ये बताना है कि इंद्रानी देवी को ये अच्छा क्यों नहीं लगता था कि दत्ता दा दिव्या से बार बार मिले। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इंद्रानी देवी dislikes her husband's hobnobbing with Divya because she looks upon Divya like a designing woman। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इंद्रानी देवी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि उनके पति बार बार दिव्या के पास जाए, यानी कि बार बार उस टेलीस्कोप के पास जाए और टेलीस्कोप को बार बार यूज करे। ये बात इंद्रानी देवी को इसलिए अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि इंद्रानी देवी दिव्या को यानी कि उस टेलीस्कोप को एक षड्यंत्र करने वाली महिला के रूप में देखती थी। इंद्रानी देवी ऐसा सोचती थी कि ये जो दिव्या है, ये जो टेलीस्कोप है, ये एक षड्यंत्रकारी महिला की तरह है। शी थिंक्स दिव्या हैज कास्ट अ स्पेल ऑन हिम एंड स्नेयर्ड हिम। और इंद्रानी देवी को ऐसा भी लगता था कि दिव्या ने यानी कि उस टेलीस्कोप ने उनके पति के ऊपर जादू कर दिया है और उनके पति को अपने वश में कर लिया है, ऐसा इंद्रानी देवी को लगता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, शी इज कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग, व्हाई इज शी स्माइलिंग? यानी कि जो इंद्रानी देवी है वो शिकायत भी कर रही है और मुस्कुरा भी रही है। तो वो मुस्कुरा क्यों रही है ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे शी कंप्लेन्स दैट दिव्या हैज कास्ट अ स्पेल ऑन हर हस्बैंड। यानी कि इंद्रानी देवी इस बात की शिकायत करती है कि दिव्या ने यानी कि उस टेलीस्कोप ने उनके पति के ऊपर जादू कर दिया है। बट शी कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग एट हिज चाइल्ड लाइक बिहेवियर। लेकिन इंद्रानी देवी अपने पति के बच्चों के जैसे बिहेवियर पर खुद को मुस्कुराने से रोक भी नहीं पाती। He does not bother to close the door and he forgets to put his sweater। यानी कि इंद्रानी देवी के जो हस्बैंड है दत्ता दा, वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं, वो अपना स्वेटर पहनना भूल जाते हैं। ये सब बातें सोचकर इंद्रानी देवी को हंसी भी आ जाती है। हालांकि उन्हें ये शिकायत भी होती है कि उनके पति बार बार उस टेलीस्कोप के पास दिव्या के पास चले जाते हैं। लेकिन जब वो अपने पति के इस तरह के बिहेवियर के बारे में सोचती है जो बच्चों की तरह होता है, तो उन्हें हंसी भी आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट वॉज दत्ता दास सीक्रेट एम्बिशन? यानी कि दत्ता दा की जो सीक्रेट एम्बिशन थी, उनकी जो छुपी हुई एक अभिलाषा थी, वो क्या थी? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे दत्ता दास सीक्रेट एम्बिशन वॉज टू डिस्कवर अ न्यू कॉमेट। यानी कि दत्ता दा की एक छुपी हुई अभिलाषा थी, उनके मन में ये इच्छा थी, ये सीक्रेट एम्बिशन थी कि वो एक नए धूमकेतु को, एक न्यू कॉमेट को डिस्कवर करेंगे, एक न्यू कॉमेट को ढूंढेंगे। ये उनके मन में सीक्रेट एम्बिशन थी दत्ता दा के। और इसके बाद सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट? यानी अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए दत्ता दा ने क्या किया? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही बॉट एन 8-inch telescope and installed it on the roof of his house। यानी कि जब दत्ता दा रिटायर हो गए तो वो एक 8 इंच का टेलीस्कोप लेकर आए, खरीद कर लाए, और उन्होंने उस टेलीस्कोप को घर की जो छत होती है, छत के ऊपर उसको सेट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। He regularly gazed
एट द स्काई ऑन डार्क नाइट्स। और रात के समय जो दत्तादा थे वो नियमित रूप से रेगुलरली आसमान की तरफ देखा करते थे, निहारा करते थे अपने इस टेलीस्कोप की मदद से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ कॉमेट एज गिवन इन द स्टोरी। यानी कि जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है, हमें प्लैनेट और कॉमेट के बीच में डिफरेंस बताना है। यानी एक ग्रह और एक धूमकेतु के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमें इस स्टोरी के हिसाब से बताना है, जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, बोथ कॉमेट्स एंड प्लैनेट्स orbit round the sun, but the orbit of a comet is highly eccentric। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि कॉमेट और प्लैनेट ये दोनों ही सूरज के, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन कॉमेट की जो ऑर्बिट होती है, यानी कॉमेट का जो रास्ता होता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने का, वो बहुत ही अजीब सा होता है, सिंपल नहीं होता, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट कम्स फ्रॉम रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम। और जो कॉमेट होते हैं ये सोलर सिस्टम की बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत दूर दूर से आते हैं। इट हैज़ अ लॉन्गिश टेल दैट इज रिट ब्रिलियंटली व्हेन इट कम्स नियरर द सन। और जो कॉमेट होते हैं उनकी एक लंबी पूंछ होती है, और जब ये कॉमेट सन के नज़दीक आ जाते हैं, सूरज के पास आ जाते हैं, तो ये जो कॉमेट होते हैं इनकी जो पूंछ होती है, ये पूंछ चमकने लगती है जब कॉमेट्स सन के पास आ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज दत्तादा होपफुल दैट ही वुड डिस्कवर अ न्यू कॉमेट सून। यानी दत्तादा को ये आशा क्यों थी कि जल्द ही वो एक नया कॉमेट, एक नया धूमकेतु ढूंढ लेंगे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, दत्तादा हैड अ टाइनी टेलीस्कोप। यानी दत्तादा के पास एक छोटा सा टेलीस्कोप था। स्टिल ही होप्ड टू डिस्कवर अ कॉमेट सून बिकॉज ही न्यू that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies। हालांकि उनका टेलीस्कोप काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी दत्तादा को ये आशा थी कि जल्द ही वो एक नया कॉमेट ढूंढ लेंगे, क्योंकि दत्तादा इस बात को जानते थे कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर होते हैं उनके कुछ प्री असाइन प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं, और जिसकी वजह से वो सिर्फ धुंधले स्टार्स और धुंधली गैलेक्सीज में ही देखते रहते हैं। दे हार्डली टुक नोटिस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू कॉमेट। और जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनका ध्यान नए कॉमेट्स की तरफ जाता ही नहीं है, वो तो स्टार्स और गैलेक्सीज को ही देखते रहते हैं। एंड इंडीड ही सॉ अ स्ट्रेंजर अमंग द नॉन स्टार्स। और वाकई में एक दिन में ऐसा हो गया कि दत्तादा को स्टार्स के बीच में एक स्ट्रेंजर, एक अजीब सी, एक अजनबी सी चीज दिखाई दी जो उन्हें नई लगी। ही होप्ड दैट इट वॉज अ कॉमेट। और उनको ये आशा थी, उनको ये विश्वास हो गया कि यह जो चीज उनको मिल गई है ये एक कॉमेट है, एक धूमकेतु है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज दत्तादा से आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। यानी कि दत्तादा ने ये बात क्यों कही कि काश मैंने इस कॉमेट को ना ढूंढा होता, मैंने इस धूमकेतु को ना ढूंढा होता। ये बात दत्तादा ने क्यों कही? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, दत्तादा वॉज एन इंट्रोवर्ट। यानी दत्तादा कम बोलने वाले व्यक्ति थे, यानी वो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, कम बोलते थे। His discovery of a comet brought in unwelcome publicity। और जब उन्होंने एक नया धूमकेतु ढूंढ लिया तो वो बहुत ही मशहूर हो गए। हालांकि वो इस बात को पसंद नहीं करते थे, उन्हें ये पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगती थी। He was often invited to receptions which he did not like। और अब दत्तादा को अक्सर रिसेप्शंस में, फंक्शंस में बुलाया जाता था, और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, ये बात उन्हें पसंद नहीं थी। He was so fed up that he wished he had not discovered the comet। और इस बात से वो इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, उन्होंने ये सोचा कि काश मैंने ये धूमकेतु ना ढूंढा होता, काश मैंने ये कॉमेट डिस्कवर ना किया होता।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इज हिज वाइफ अनहैप्पी अबाउट द डिस्कवरी, यानी कि दत्तादा की जो वाइफ थी इंद्रानी देवी, वो इस बात से नाराज क्यों थी कि दत्तादा ने ये जो कॉमेट है डिस्कवर कर लिया है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दत्तादा की वाइफ खुश क्यों नहीं थी इस बात से कि उनके पति ने, दत्तादा ने, एक नया धूमकेतु खोज लिया है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इंद्रानी देवी बिलीव्ड दैट कॉमेट्स ब्रिंग इल लक, यानी कि इंद्रानी देवी इस बात पर विश्वास करती थी कि जो कॉमेट्स होते हैं, जो धूमकेतु होते हैं, ये दुर्भाग्य लेकर आते हैं। शी विश्ड हर हस्बैंड नॉट टू एसोसिएट विथ सच अ सिनिस्टर ऑब्जेक्ट, और उनके मन में ये इच्छा थी, वो ये चाहती थी कि उनके पति का नाम ऐसी किसी अशुभ चीज के साथ ना जुड़े। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड सर जॉन गेट होल्ड ऑफ जेम्स ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि सर जॉन को जेम्स की ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे मिली थी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे जेम्स सेंट हिज मैन्यूस्क्रिप्ट टू नेचर फॉर पब्लिकेशन, यानी जेम्स ने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट नेचर न्यूज़पेपर में छपने के लिए भेजी थी। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जेम्स ने एक नोट भेजा था, कुछ प्रिंट किया हुआ भेजा था नेचर न्यूज़पेपर में छपने के लिए। नेचर्स एडिटर टेलर वॉज सर जॉन्स फ्रेंड, और नेचर न्यूज़पेपर का जो एडिटर था जिसका नाम था टेलर, वो सर जॉन का दोस्त था। ही गेव इट टू सर जॉन टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट इट, और टेलर ने क्या किया, टेलर ने सर जॉन को जेम्स की वो मैन्यूस्क्रिप्ट भेज दी, दे दी उनको, ताकि जो सर जॉन है वो भी इस नोट पर, इस रिपोर्ट पर या इस मैन्यूस्क्रिप्ट पर अपने विचार प्रकट कर सके। यानी नेचर न्यूज़पेपर के एडिटर टेलर ने सर जॉन को जेम्स की वह ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट दी थी। इन दिस वे सर जॉन गॉट होल्ड ऑफ जेम्स मैन्यूस्क्रिप्ट, तो इस तरह से सर जॉन को जेम्स की ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट द पेपर मेक्स, यानी जेम्स ने जो पेपर लिखा था और न्यूज़पेपर में छपने के लिए भेजा था, उस पेपर में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, उस पेपर में खास बात क्या थी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द पेपर इज दैट कॉमेट दत्ता इज श्योर टू कोलाइड अगेंस्ट अर्थ इन 10 months टाइम, यानी कि जेम्स जो पेपर लिखता है उस न्यूज़पेपर को छपने के लिए, उस पेपर में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कॉमेट दत्ता 10 महीने में पक्का है कि अर्थ से टकरा जाएगा, पृथ्वी से टकरा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज सर जॉन से दैट जेम्स पेपर शुड नॉट बी पब्लिश्ड, यानी कि सर जॉन ने ये बात क्यों कही कि जेम्स का जो पेपर है वो छपना नहीं चाहिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सर जॉन रियलाइजेस दैट इफ जेम्स पेपर इज पब्लिश्ड एज इट इज इट विल क्रिएट पैनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सर जॉन ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि अगर जेम्स का पेपर इसी तरह से छप गया जैसा कि ये है, अगर हमने इसको एज इट इज छाप दिया तो पूरी दुनिया में डर फैल जाएगा। सो ही वॉन्ट्स दैट इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड एज इट इज, इसलिए वो ये चाहते हैं, सर जॉन ये चाहते हैं कि ये जो पेपर है जो जेम्स ने लिखा है ये इस तरीके से नहीं छपना चाहिए, यानी कि इसको थोड़ा सा चेंज करके छापना चाहिए। बट इट शुड से दैट अ कोलिजन में टेक प्लेस बट इट इज नॉट सर्टेन, और वो ये चाहते थे कि जो पेपर छपे उसमें कुछ ऐसा लिखा हो कि कॉमेट दत्ता और अर्थ की टक्कर शायद हो सकती है, लेकिन ये पक्का नहीं है। अब अगर हम इस तरीके से इस पेपर को छापेंगे तो दुनिया में डर नहीं फैलेगा, सर जॉन ये चाहते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू द टू मैन फाइनली डिसाइड टू डू, यानी कि दोनों आदमी सर जॉन और जेम्स फाइनली क्या डिसाइड करते हैं, फाइनली क्या निर्णय लेते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फाइनली टू मैन एग्री दैट अ मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स
फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बी कॉल्ड इन अ वीक्स टाइम। यानी कि फाइनली सर जॉन और जेम्स ये दोनों आदमी ये डिसाइड करते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलाई जाए। यानी कि एक हफ्ते के अंदर एक ऐसी मीटिंग हो जिसमें पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स आए। द एक्सपर्ट्स विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द इमिनेंट कोलिजन। और इस मीटिंग में पूरी दुनिया से जो एक्सपर्ट्स आएंगे वो एक्सपर्ट्स ये कोशिश करें, ये ट्राई करें कि इस दुनिया को, इस अर्थ को, इस जल्द ही होने वाली टक्कर से बचाया जा सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।